हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है जगदीश एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम जेआरएफ, एसआरएफ और नेट की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप सब अभी शायद कोई ग्रेजुएशन में होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा और कोई पीएचडी कर रहा होगा। और आपको ये सब एग्ज़ाम क्रैक करना है, मीन्स जो ग्रेजुएशन में है उनको जेआरएफ क्रैक करना है फॉर गेट ए गुड कॉलेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड जो लोग पीजी में होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उन लोगों को एसआरएफ क्रैक करना है फॉर टू गेट ए गुड कॉलेज फॉर पीएचडी डिग्री। एंड जो लोग का एमएससी खत्म हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, उन लोगों को क्या करना है, नेट का क्लियर करना है, क्योंकि वो लोग नेट क्लियर करेंगे तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी पोस्ट निकलता है जैसे कि एसएमएस हो गया, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट हो गया, उसके लिए नेट जरूरी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ कि हम प्रिपेयर कैसे करेंगे इसके लिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। 3 कॉलम बना लेता हूँ, एक जेआरएफ के लिए, एक एसआरएफ के लिए और एक नेट के लिए, ठीक है। ये हो गया जेआरएफ की कॉलम, ये नेट, ये एसआरएफ और एक नेट का हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये हो गया जेआरएफ, ये हो गया एसआरएफ एंड ये हो गया नेट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, okay. SRF senior research fellow for PhD or doctoral degree, and NET national eligibility test, okay. सो क्या करना है, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जो लोग यूजी में है, अंडर ग्रेजुएशन में है, उन लोगों को जेआरएफ के लिए तैयारी करना है। आप पहले से मतलब यूजी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से इसके लिए तैयारी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यूजी का जो कोर्स है वो बहुत वास्ट है। और जेआरएफ का जो कोर्स है वो अपना सब्जेक्ट जो भी आपको पसंद लगता है उसी सब्जेक्ट में जेआरएफ देना है आपको। तो फिर जेआरएफ के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी नहीं है। जेआरएफ के लिए कौन सी सब्जेक्ट का तैयारी करना है, कौन सी सब्जेक्ट का प्रिपेयर करना है, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आप पीजी करना चाहते हैं। तो आपको पहले तो डिसाइड करना है कौन सी सब्जेक्ट में जेआरएफ दें या कौन सी सब्जेक्ट में पीजी करें आप, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि आप यूजी का जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर उसको अच्छे से मतलब तैयार मतलब पढ़ें, उसको अच्छे से क्लास में ध्यान दे के तैयारी करें, उसका सेमेस्टर एग्जाम अटेंड करें ताकि उसमें अच्छा मार्क्स आए। उसके बाद आप जब थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं, जब थर्ड ईयर इन मिड में पहुंच जाते हैं, मीन्स आपका फिफ्थ सेमेस्टर खत्म हो जाता है, तभी आप कुछ सीनियर से हो या फिर अपने मन से जो भी आपको पसंद आए, जैसे कि आप एग्रोनॉमी के लिए मतलब तैयारी कर सकते हैं, फिर सॉइल साइंस या फिर फिजिकल साइंस जो भी है इसका, फिजिकल साइंस। उसके बाद आप जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पीवीजी, उसके बाद एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स है। उसके लिए आपको जिसमें भी आपका मन लगे, आपका मन हो कि मैं एग्रोनॉमी से तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे एग्रोनॉमी में बढ़ना है, पीजी करना है, पीएचडी करना है, तो फिर आप एग्रोनॉमी में ही एग्रोनॉमी को चूज करके आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। या फिर आपका आपका मन कर रहा है कि आप सॉइल साइंस या फिर फिजिकल साइंस से तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सॉइल साइंस ही आप तैयारी करेंगे, जो भी 1 साल 1.5 साल तैयारी करेंगे सॉइल साइंस के ऊपर ही आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप जैसे सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस में जैसे इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए आप मतलब आपका मन लगना चाहिए कि ये सब सब्जेक्ट में, जैसे कि मेरा मन कभी भी नहीं लगता था इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में। इकोनॉमिक्स में भले ही लगता है लेकिन एक्सटेंशन में कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे 1-2 पेज पढ़ने पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन में स्पेशली उनका वर्ड समझने में दिक्कत होता था। उसका मतलब ठीक है, मतलब उसका जो रोल है इन एग्रीकल्चर, दैट्स वेरी गुड, बट मुझे मतलब पर्सनली ये चीज़ समझ में नहीं आता था कि क्या है वो एक्सटेंशन में। तो फिर मुझे ये टोटली मैं पसंद नहीं करता था। और फिर जेनेटिक्स में हो गया आपका, आप ले सकते हैं अगर आपका बायो अच्छा हो, आप फिजियोलॉजी अच्छा कर पाते हैं, आप सीड साइंस अच्छा कर पाते हैं, तो फिर आप जेनेटिक्स वाला पोर्शन ले सकते हैं। या फिर सॉइल साइंस, सॉइल साइंस में बेसिकली आपका मेट्रोलॉजी आ जाता है, उसके बाद सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, ये सब सॉइल का पोर्शन आ जाता है। तो फिर उसको आप चूज कर सकते हैं। क्यों? अगर आपका सॉइल साइंस में मन लगता हो। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी इट्स लाइक फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जेनेटिक्स हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, ये तो बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है।
एग्रोनॉमी क्या है, लोग सोचते हैं कि जनरल सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ पढ़ना नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आप अगर उसके अंदर झांकोगे तो फिर आपको पता चलेगा कितना वाइड है। इसमें आप सभी क्रॉप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेट्रोलॉजी अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको वाटर मैनेजमेंट, विंड मैनेजमेंट, उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल का आधा पोर्शन कवर करना पड़ेगा, उसको इंटरलिंक करना पड़ेगा, उसके बाद एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़, उसके बाद उनका मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर एग्रोनॉमी अगर आप देख लीजिए आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर एग्रोनॉमी में इंटरेस्ट आ रहा है आप एग्रोनॉमी ले सकते हैं, अगर सॉइल साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है आप सॉइल साइंस ले सकते हैं, आप ब्रीडिंग वाला पार्ट ले सकते हैं, उसके बाद एंटोमोलॉजी ले सकते हैं, उसके बाद पैथोलॉजी ले सकते हैं, सोशल साइंस भी ले सकते हैं, या फिर फिजियोलॉजी, ये सब हो गया। ठीक है, फिजियोलॉजी तो खैर वो ब्रीडिंग वाला सेक्शन में आ जाता है। ओके, जैसे प्लांट साइंस, ब्रीडिंग तो कहना ठीक नहीं होगा, ये है प्लांट साइंस, ये फिजिकल साइंस, सॉइल वाला पोर्शन को फिजिकल साइंस में इंक्लूड होता है, ये प्लांट साइंस में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जेआरएफ की ये हो गया। उसके बाद जेआरएफ के लिए कैसे तैयारी करना है, जेआरएफ के लिए कैसे तैयारी करना है आपको। ठीक है, पहले तो आपको एक बात है कि सिलेबस, ठीक है, सिलेबस पहले देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आईसीआर क्वेश्चन नहीं देते, तो फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी मेमोरी बेस्ड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बुक्स हो एक दो, या फिर किसी ऑनलाइन का सोर्स आजकल तो बहुत अवेलेबल है, ऑनलाइन से भी आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ढूंढ सकते हैं, उसको एक दो बार पढ़ लीजिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको पढ़ने के बाद क्या है, पता चल जाएगा कि आप कौन सी सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आपको इजी होगा उसी हिसाब से जाने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव बुक्स आप एक बार सीनियर से पूछ लीजिए कि मैं इस सब्जेक्ट से, जो भी आपका सीनियर होगा जिस सब्जेक्ट में, सीनियर्स प्लेज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन लाइक क्रैकिंग दिस एग्जाम्स। ओके, तो आप एक तो पहले आप सब्जेक्ट चूज कर लीजिए कौन सी सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, उसके बाद आप सिलेबस सब्जेक्ट, उसके बाद सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद आप सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद कौन सी बुक्स बुक्स पढ़ना है ये आपका टीचर से या फिर सीनियर से पूछ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया, आप बुक भी कलेक्ट कर लिए, सिलेबस भी देख लिए, क्वेश्चन पैटर्न भी देख लिए। तो इसके बाद क्या करना है आपको, आपको इसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपको इसके बाद क्या करना है, एक तो आपको बेसिक्स क्लियर करना है उसका, जो भी सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं उसमें आपको बेसिक्स फंडामेंटल फंडा क्लियर करना है। ठीक है, उसको कैसे क्लियर करना है, जैसे कि आपका मेडिकल साइंस या फिर यूपीएससी हो गया या किसमें जिसमें भी आपका जैसे एनसीईआरटी एक बेसिक बुक होता है। ठीक है, वैसे ही जो जेआरएफ के लिए जो बेसिक बुक्स है वो है आपका आईसीआर ई कोर्स। ठीक है, ये टीएनयू का मटेरियल हो गया, उसके बाद अंग्रेव का मटेरियल हो गया, ये अगर आपका मिल रहा है तो फिर ये बेसिक बुक्स है। और जैसे कि आपका कुछ रेफरेंस बुक जो कि फंडामेंटल वाला, रेफरेंस बुक में ऐसा नहीं होगा होना चाहिए कि आप उठा लिए पीएचडी वाला कोर्स के लिए या फिर रिव्यू टाइप का कुछ बुक्स उठा लिए। आपको फंडामेंटल बुक्स कुछ लेना है, जैसे कि आपका एग्रोनॉमी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आपका मान लीजिए एस आर रेड्डी का आता है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, उसके बाद रेड्डी रेड्डी का आता है, इनमें से कोई एक भी, दोनों बुक उठाने का जरूरत नहीं है, कोई एक भी बुक उठा लीजिए। ठीक है, दैट विल बी एनफ। मैं रिकमेंड करूंगा रेड्डी एंड रेड्डी बुक्स को। ठीक है, आपका मर्जी, एस आर रेड्डी में भी ठीक है, कंटेंट मतलब कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा, और रेड्डी एंड रेड्डी में लाइक रट्टा टाइप का है, मतलब आपको याद करना पड़ेगा हर एक चीज़, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बुक। अगर पढ़ सकते हो दोनों बुक भी पढ़ लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो आईसीआर ई कोर्सेस है, ठीक है, या फिर अंग्रेव का जो पीडीएफ मिल रहा है नेट में ऑनलाइन, तो आप उसको क्या कीजिए, हर एक चैप्टर के लिए आप उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, पढ़ के उसमें क्या है आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपको पढ़ने टाइम पहले तो एक राउंड कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद हाईलाइट कर लीजिए। क्या चीज़ हाईलाइट करना है, आप जो सिलेबस में है आप देखें एक बार एक दो बार, उसके बाद जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी देखें आप, उसी हिसाब से जो मैच कर रहा है या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड रिविजन में आप क्या करोगे, उस जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक लाइक नोट, लाइक जेआरएफ के लिए एक नोट बनाते होंगे आप, उसको उसमें लिख दीजिए। ठीक है, जो भी हाईलाइटेड सेक्शन है। फिर तीसरे टाइम आप क्या करना है,
तीसरे टाइम आपको ये जो फंडामेंटल्स बुक है उन पे फोकस करना है, ठीक है। एक दो बार उसको भी पढ़ के उसको हाईलाइट कर दीजिए, फिर से उनमें से जो भी क्रीम निकल के आ रहा है उसको क्या करना है, वो जो जेआरएफ का नोट्स होगा उसमें लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इनको एक दो बार रीडिंग करना है। ये जो आप क्रीम कर लिए ना, इसको रीडिंग करना है, रीड आउट करना है, ठीक है। उसको रीड आउट करने के बाद आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, वो आप किसी रेफरेंस बुक से, आप अपना टीचर से, गाइड से, अपना सीनियर से या फिर बैचमेट से, ठीक है, डिस्कशन कर लीजिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, डिस्कशन करके पढ़ना ये एक मतलब मोस्ट इफेक्टिव स्टडी टाइप है, ठीक है। इसमें आपका एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा। आपको मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है सॉइल साइंस में, वो जेआरएफ क्रैक किया है और मैंने एग्रोनॉमी किया था। तो फिर मेरा पहले थोड़ा इंटरेस्ट था सॉइल साइंस में जेआरएफ देने का, फिर मैं सब्जेक्ट चूज किया अपना एग्रोनॉमी। लेकिन मैं जब जितना भी पढ़ा था वो मेरा एसआरएफ में भी काम आया, वो मेरा पीएचडी में भी काम आया, उसके साथ डिस्कशन करके एक दो महीना बस, ठीक है। और एक फ्रेंड था वो एंटोमोलॉजी में दे रहा था, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर हम साथ में पढ़ते थे। तो फिर मेरा जनरल एग्रीकल्चर में इतना स्ट्रांग हो गया था, वो मुझे नेक्स्ट 3 4 साल तक काम में आ गया, ठीक है। तो फिर डिस्कशन करके पढ़िए, ठीक है। तो मैं फाइनली बता रहा हूँ कि आप 2 से 3 रिवीजन चाहिए आपको, हर एक जो भी मैटर आप कलेक्ट किए हैं, ठीक है। डाउट क्लियरेंस, लाइक आपका फंडामेंटल क्लियर होना, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप 1 to 2 रेफरेंस बुक, ठीक है। उसके बाद 1 to 2 आपका ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक तब पकड़ना जब आपका एग्जाम लाइक 6 मंथ बस बचा हो, ठीक है। तब आपका ऑब्जेक्टिव बुक और रिवीजन के लिए आपका स्टडी मटेरियल जो भी आप खुद से बनाए होंगे ना, उसको फॉलो करना। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना, जेआरएफ में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसआरएफ की। एसआरएफ क्यों इम्पोर्टेंट है? एसआरएफ उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग मतलब पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टरल डिग्री करना चाहते हैं, जिनको एआरएस बनना है या फिर जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उनके लिए एसआरएफ मस्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी पीएचडी कर दिया है मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एआरएस साइंटिस्ट। सो उनको एसआरएफ के लिए फोकस करना है। तो फिर उनको, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, थोड़ा टफ आता है उनके लिए, आप तो पहले सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद अपना सब्जेक्ट का, ठीक है, आपको स्पेसिफिक 4 5 बुक, जैसे आपका यूनिट में डिवाइड होता है ना, यूनिट 1 2 3 4 5 6, जैसे यूनिट वाइज जो भी आपका कंटेंट है उसी हिसाब से जो भी रेफरेंस बुक, ठीक है, रेफरेंस बुक 1, रेफरेंस बुक 2, रेफरेंस बुक 3, रेफरेंस बुक 4, रेफरेंस बुक 5, रेफरेंस बुक 6, ठीक है। इस हिसाब से बुक्स कलेक्ट कर लीजिए पहले, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत फंडामेंटल क्लियर है, फाउंडेशन क्लियर है, ठीक है। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले तो यूजी का स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़िए। यूजी का स्टडी मटेरियल आपका कहाँ से मिलेगा आपको? यूजी का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे कि आईसीआरई कोर्स हो गया, अंगराव का स्टडी मटेरियल किसी के पास होगा, तो फिर आपको वो एक्सेस करना है, उसको पढ़ लीजिए। फिर एक फंडामेंटल बुक पढ़ लीजिए, कोई भी एक, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्रोनॉम में हो गया आपका एस आर रेड्डी, सॉइल साइंस में हो गया दिलीप कुमार दास या फिर ISSS का सोसाइटी का बुक है। उसके बाद आपका ब्रीडिंग में हो गया कुंदन सिंह या फिर आपको BD सिंह, ठीक है। उसके बाद सीड टेक में हो गया, सीड साइंस में हो गया कौन नाम में भूल गया। उसके बाद एक्सटेंशन सोशल साइंस में हो गया GL रे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में सुब्बारा। ये सब फंडामेंटल बुक है, ठीक है। इनमें से कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट का आप बुक उठा के उसको पढ़ लीजिए, यूजी के जो स्टडी मटेरियल अंगराव और TNAU के स्टडी मटेरियल के साथ इसको एक पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या प्रीफर कर सकते हैं, आप प्रीफर कर सकते हैं आपका जो MSc का जो भी स्टडी मटेरियल है, ठीक है। MSc का आपका, MSc क्या है? MSc आपका जो सब्जेक्ट थियोरेटिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स रखा गया है। क्योंकि हम यूजी से जब MSc आते हैं, यूजी में क्या है, कोर्स बहुत वाइड है। हर एक सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट है ठीक है। हमको एक साथ एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजिकल साइंस, उसके बाद
लाइफ साइंस, सब चीज़ पे ध्यान फोकस करना पड़ता है। इवन इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन भी पढ़ना पड़ता है। तो फिर उसके बाद फिर हम जब एमएससी में आते हैं, अपना खुद का सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे एग्रोनॉमी का हो गया, एग्रोनॉमी का सिर्फ फोकस करना है, सिर्फ उसका थियोरेटिकल नॉलेज बढ़ाना है या प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना है। जैसे कि एग्रोनॉमी पढ़ते हो तो फिर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, मतलब उसमें भी कंसेप्चुअली और फंडामेंटली अंदर जाके, ठीक है। यूजी में ठीक है पढ़े थे हम, फंडामेंटल कोर्स में पढ़े थे, लेकिन एसआरएफ मतलब एमएससी में क्या होता है, उसको डिटेल बारीकी से पकड़ना, ठीक है। क्योंकि उसमें 2 साल सिर्फ एग्रोनॉमी पढ़ना होता है पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो फिर उसका नोट्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर लोग पढ़ाते होंगे वो थोड़ी ऐसे बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको भी कुछ ना कुछ पता है तब जाके वो पोस्ट में है। आप भी कल को जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, आप क्या थोड़ी ऐसे ही पढ़ा दोगे कि कुछ भी जो भी आपका हाथ में आए, तो फिर आप कुछ तो अच्छे से पढ़ाए होंगे बच्चों को, तो उसको पढ़ना भी मस्ट है, ठीक है। तो मैं कितना चीज़ बोल दिया। ये हो गया टीएनयू का, जैसे कि ई कोर्स मिल जाएगा आपको आईसीआर नेट, आईसीआर में मिल जाएगा, आईसीआर वेबसाइट में। अंगराव का स्टोरी मटेरियल किसी के पास होगा तो होगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद आप एक फंडामेंटल बुक पकड़ना है आपको, और एमएससी का स्टडी मटेरियल, एमएससी का जो भी आप क्लास में पढ़े हो। तो फिर इसको क्या करना है आपको, पहले तो इसको एक बार रीडिंग मारना है, ठीक है। सेकेंड टाइम, ये हो गया रीडिंग। सेकेंड टाइम हो गया क्या, आपको जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसमें, कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई पॉइंट हो जो आपको याद नहीं है, उसको आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट कर लिया आप। उसके बाद क्या करना है आपको, वो जो हाईलाइटेड सेक्शन है उसको एक जो आपका प्रिपरेशन नोट है, नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट है उसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक या दो, मैक्सिमम 1 और 2 ऑब्जेक्टिव बुक खरीदना है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। जेआरएफ में भी वही एप्लीकेबल है, प्रैक्टिस सेट इज मस्ट, ठीक है। आपको अगर कोई पिछले साल क्वेश्चन मिल रहा है या फिर प्रैक्टिस सेट मिल रहा है कहीं पे भी किसी बुक में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको आप खरीद लीजिए और आपका प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, कितना परसेंट आ रहा है। अगर आपका 80% से ज़्यादा आ रहा है या फिर 70% ज़्यादा आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है वो प्रैक्टिस सेट का जो वेटेज के ऊपर, कैसे बना रहे हो, कौन किया है, वो जो बुक लिखे हैं वो कौन है महान। तो आप उसको भी 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा आपको जो कि आपको बुक से नहीं मिला हो, क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है कि उसी से क्वेश्चन आ जाए शायद, क्योंकि कोई भी बुक लिख रहा है, हर एक बुक कॉपी पेस्ट नहीं होता है, कोई तो अपना नोट से लिखा होगा। वो सारे बेस्ट होते हैं, जो भी अपना नोट से जो लोग मतलब कंपाइल किए हो उनमें से बुक लिखा हो तो फिर वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो एक क्रीम्ड होके आ जाते हैं, वो जो बुक है, वो जो मैटर है वो क्रीम्ड है, ठीक है। आप उनमें से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसको कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, एक दो क्या करना है, जनरल एग्रीकल्चर के बुक जो कि रिसेंट हो, रिसेंट का क्वेश्चन उसमें से 20 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसको भी एक बार कवर करना है। तो ये सब करने के बाद एग्जाम जब 2-3 महीना बचा हो, उस टाइम आपको वो जो नोट्स है और जितने भी बुक्स हाईलाइटेड है उसको 2-3 बार मिनिमम रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये हो गया एसआरएफ की, मतलब स्टडी मटेरियल और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे ढूंढना है, ये सारी चीज़। अब हम डिस्कशन करेंगे नेट के लिए, ठीक है। नेट उनके लिए मतलब फ़ायदेमंद होगा जो लोग अभी अभी लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर किए हैं या फिर अभी पीएचडी में है, उनके लिए नेट का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग पीजी फाइनल में या फिर पीएचडी कर रहे हैं अभी रेगुलर में, उनके लिए नेट बहुत ज़रूरी है। क्यों नेट का एग्ज़ाम जो है उनमें उसको क्लियर करने से आप एसएमएस का अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट नेट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको नेट ज़रूरी है क्लियर करना। तो नेट में क्या है, 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको जनरल में 50% स्कोर करना है, ओबीसी में 45% क्लियर करना है, एससी एसटी में 40%, ठीक है। ये क्लियर है। तो आपको आप मान के चलिए आपको नेट क्लियर करना है, ठीक है। आपको मिनिमम मिनिमम जो है 100 to 110 क्वेश्चन टच करना है, ठीक है। अगर आप लोअर एंड में है, अगर आप खुद को जज कर सकते हैं और आपको एवरेज स्टूडेंट समझते हैं, तो फिर आपको इतना क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, 100 to 110 क्वेश्चन अटेंड करना ही पड़ेगा। अगर आप जैसे स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं नेट और स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आपको 122 लेके 140 क्वेश्चन तक आप जा सकते हैं इजीली।
अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रहा, हाई टॉप रैंकर है, तो फिर 120 टू 140 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो नेट के लिए पढ़ना कैसा है ये आपको बता देते हैं। नेट के लिए जो है सेम जैसे आपका यूजी और पीजी के लिए मैं बताया ना, वैसे ही आपका नेट के लिए भी वैसे ही करना है। एक मिनट। ओके। सो नेट के लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा आता है, वो पूछते हैं उसमें। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम भी ज़्यादा आते हैं नेट में, या फिर कोई जैसे एप्लीकेशन मेनली प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका मान लीजिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जैसे एसआरएफ में, जेआरएफ में क्या पूछेगा, जेआरएफ में पूछेगा कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्रीडा कब एस्टेब्लिश हुआ था, या फिर कहाँ पे है। एसआरएफ में क्या पूछेगा, क्रीडा कौन सी बेसिस में मतलब डेलिनेट करता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को, जैसे कि आपका या फिर आपको पूछेगा ड्राई लैंड किसको बोलते हैं। ठीक है, रेनफॉल कितना होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें नेट में क्या पूछता है, ये चीज़ आपको मतलब समझ लेना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि एसआरएफ के लिए क्या करना है। जैसे कि यूपीएससी में आपको मान के चलिए, या फिर किसी भी पीएससी में, जैसे जैसे कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन, मेंस में थोड़ा एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे ही या फिर आप प्लस टू या फिर टेंथ का एग्जाम दिए हो, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, या फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे, ये सब डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, कैसे क्या क्या होना होता है, क्या कैसे आता है क्वेश्चन, ये सारी चीज़। तो फिर इसमें क्या है, आपको एक तो एप्लीकेशन पार्ट आता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इस ये कहाँ से डेवलप होगा, ये आपका फंडामेंटल बुक। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ लो अच्छे से, एक दो फंडामेंटल बुक अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप जो टॉपिक वाइज कुछ अच्छे अच्छे बुक पढ़ लो। ठीक है, आपका जो चैप्टर है, मान लो हॉर्टिकल्चर में आप दे रहे हो, या फिर हॉर्टिकल्चर में टोटल आपका आता है, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, और उसके बाद वेजिटेबल ब्रीडिंग का हो गया, सॉरी। तो फिर आपको इस चैप्टर से कुछ फंडामेंटल बुक्स ढूंढना है, उसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है। ठीक है, या फिर आप सॉइल साइंस पढ़ रहे हो, सॉइल फिजिक्स के लिए एक बुक हो गया, सॉइल केमिस्ट्री के लिए एक बुक हो गया। ठीक है, उसमें से कुछ कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, तो फिर ये आपको फायदेमंद होगा नेट के एग्जाम में। और नेट के एग्जाम के लिए जितना प्रैक्टिस आप पहले जेआरएफ दिए हो, एसआरएफ दिए हो, या फिर कुछ भी, उसको फिर आपको प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड देखना है। मतलब क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है, एप्लीकेशन पार्ट को ज़्यादा फोकस करना है नेट के लिए। ठीक है। हाँ, तो तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, पहले जब नोटिफिकेशन आया, आपको टीएनयू और अंगराव का नोट लेना है, उसको एक एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका फंडामेंटल बुक, जैसे बोला मैं बताया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर फंडामेंटल बुक को आपको देखना है। ठीक है, एक दो फंडामेंटल बुक देख लो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से नोट बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के नेट का, उसमें से आपको मतलब एक दो बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है बुक्स में से। आपको हर एक चीज़ में मास्टरी नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो पासिंग मार्क है वो 50% है, इसीलिए आपको 100% नहीं लाना है। इसी के चक्कर में ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग करके फंस जाते हैं और क्लियर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेट का क्वेश्चन पेपर ही ऐसा आता है कि कोई मतलब स्टूडेंट, मतलब टॉप मोस्ट स्टूडेंट हो, उसको नेट मतलब लाइक 70-80% वो स्कोर कर सकता है, या फिर जो एवरेज स्टूडेंट हो लाइक 50-60% कर सकता है, वो जो बिलो एवरेज जो नेट जस्ट क्लियर कर सकता है, उसको उसके लिए 40-50%। तो फिर ऐसे स्टूडेंट कैटेगरी होता है नेट, तो जो लोग नेट का क्वेश्चन सेट करते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनको समझ आता है कि मतलब कोई 100% कर ही नहीं सकता नेट का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई, मैं तो आज तक जितना जाना हूँ मतलब 85-90% तक गए हैं टॉप। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें स्कोर ज़्यादा करने के चक्कर में, नेट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग लाइक एग्ज़ाम। ओके, आपको टॉप करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बस क्वालिफाई करना है, इसको बस 50% स्कोर करना है। तो फिर आप क्या कीजिए, उसी हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट बस डेवलप कर लीजिए, आपका हो जाएगा। और जब नेट का एग्ज़ाम जब नियर बाई होगा, आपको एक दो बुक अच्छे से, आपका ऑब्जेक्टिव बुक जो कि एसआरएफ के लिए या फिर जेआरएफ के लिए आप पढ़ रहे हो, उसको एक दो बार कवर कर लीजिए।
ठीक है, तो बस इतना ही। अगर आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में अपलोडेड है ऑलरेडी, आपको नेट का तैयारी कैसे करना है और एक भी वीडियो मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बहुत सारे लाइक जनरल एग्रीकल्चर के टॉपिक के लिए कैसे तैयारी करना है, या फिर क्या क्या क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, या फिर आईबीपीएस का एग्जाम कैसे तैयारी करना है, तो वो सब सारे वीडियो मिल जाएगा मेरे इस चैनल में। तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आप इसको पसंद करते हो तो, ठीक है। अभी तो कोविड 19 का सिलसिला जारी है, देखते हैं। ओके।